अगले रोज दोपहर के बाद जी चाहा कि शहर की सैर को निकलूं, मगर हिफाजती तदाबीर का तकाजा यही था कि अंदर कमरे में रहूं। मैं जिस होटल में ठहरा हुआ था उसके पीछे एक कुशादा पार्क के किनारे एक बहुत बड़े शॉपिंग सेंटर में एक सिनेमा भी था, जहां ग्रेगरी पेक की एक अंग्रेजी फिल्म चल रही थी। रात को खाना खाने के बाद दिल चाहा कि क्यों ना फिल्म का आखिरी शो देखा जाए। सिनेमा घर ज्यादा दूर नहीं था, चुनाचे मैं 9:45 बजे कमरा बंद करके सिनेमा घर की तरफ चल पड़ा। मैं वीरान और कम रोशन रास्ते से होता हुआ सिनेमा घर की इमारत में पहुंच गया। फिल्म शुरू हो चुकी थी। मैंने टिकट लिया और हॉल में आकर बैठ गया। पर्दे पर घोड़े दौड़ रहे थे और काउबॉयज ठाए ठाए गोलियां चला रहे थे। इतनी तफरी मेरे लिए काफी थी। मैं फिल्म देखने में मगन हो गया। हॉल में ज्यादा लोग नहीं थे। इंटरवल हुआ तो मैं कैंटीन पर कॉफी पीने के लिए आ गया। ये मेरी गलती थी, मुझे सिनेमा हॉल में ही रहना चाहिए था। जनूबी हिंद में चाय कम और कॉफी ज्यादा पी जाती है। कैंटीन पर कुछ दूसरे लोग भी कॉफी पी रहे थे। कैंटीन के पहलू में एक काउंटर सा बना हुआ था जिसके ऊपर तमिल और अंग्रेजी जबान में मुस्लिम बिरयानी एंड कॉफी शॉप लिखा था। एक लड़का वहां खड़ा ग्राहकों के लिए कॉफी बना रहा था। जनूबी हिंद के मुसलमान बिरयानी बहुत अच्छी पकाते हैं और बड़े शौक से खाते हैं। यहाँ रेलवे स्टेशन पर भी बिरयानी के पार्सल मिलते हैं। ये लोग केले के पत्तों में पैक करके मुसाफिरों को देते हैं, जिन्हें वो पार्सल कहते हैं। मुस्लिम कॉफी शॉप को देखकर मैं बेइख्तियार काउंटर के पास चला गया और कॉफी का ऑर्डर दिया और काउंटर पर कोहनी टिका कर एक तरफ घूम कर देखा तो मेरे जिस्म में खून जैसे जम सा गया। वही कमबख्त सीक्रेट सर्विस का आदमी कोने में खड़ा किसी से बातें कर रहा था। उसने भी मुझे देख लिया था। मैंने जल्दी से रुख मोड़ लिया और कॉफी की प्याली थाम कर चुस्कियां लेने लगा, लेकिन अब कॉफी मेरे लिए जहर हो गई थी। मेरा जहन तेजी से काम कर रहा था कि इतने में किसी ने मेरे कांधे पर हाथ रख दिया और पंजाबी जबान में आहिस्ता से कहा, मुसलमाना दी कॉफी बड़ी चंगी होती है। पंजाबी में जुमला अदा करके उसने मुझे ये तासुर देने की कोशिश की थी कि वो मेरे दिल की गहराइयों तक पहुंच गया है और मेरा राज उस पर फाश हो चुका है। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। वो भारतीय पंजाब पुलिस या फौज का आदमी था। मैंने अपने हवास को कतन मुंतशिर न होने दिया। उस वक्त मेरी कमांडो ट्रेनिंग मेरे काम आ रही थी, जिसने मेरे एहसासात को फौलादी बना दिया था। मैंने भी पंजाबी में मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ जी, हमें अमृतसर में इस किस्म की कॉफी नहीं मिलती। उसके होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट उभरी। उसकी चमकीली निगाहें मेरे दिल में उतरती जा रही थी। मेरा कांधा दबाकर बोला, पाकिस्तान में भी ऐसी कॉफी नहीं मिलती होगी। मैं बिल्कुल अनजान बन गया और कहा, मैं सिर्फ एक बार ही पाकिस्तान गया हूँ जी, मुझे मालूम नहीं। उसने दूसरा हाथ जेब में डाला और पिस्तौल निकाल कर अपने हाथ में थाम लिया। मिस्टर, तुम बाजी हार चुके हो। मैं तुम्हारी तलाश में सुबह से घूम रहा था। बाहर मेरी जीप खड़ी है, चुपके से मेरे आगे आगे चल कर उसमें बैठ जाओ। बाकी बातें पुलिस स्टेशन पर होंगी। खबरदार भागने की कोशिश की तो मेरे पिस्तौल की गोली तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तोड़ चुकी होगी। मैंने बड़े इत्मीनान से मुस्कुराते हुए कहा, आपको गलतफहमी हुई है। मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, अमृतसर का रहने वाला हूँ। प्लास्टिक मसनूआत की कंपनी का एजेंट हूँ और जहाँ अपने माल के लिए ऑर्डर बुक करने आया हूँ। ये देखो मेरा शनाख्ती कार्ड। मैंने जेब से शनाख्ती कार्ड निकालकर उसके सामने कर दिया। उस कार्ड पर B69 लिखा हुआ था। एक लम्हे के लिए वो ठिठक सा गया, मगर उस कमबख्त को मेरे मुसलमान और पाकिस्तानी जासूस होने का यकीन हो चुका था। फौरन ही पिस्तौल की नाली थोड़ी सी और आगे करके बोला, इसका मतलब है कि तुमने अपना जाल बहुत दूर तक फैला रखा है। अब तो तुम्हारी गिरफ्तारी जरूर होगी। तुम हमारी सीक्रेट सर्विस को भी उल्लू बना रहे हो। चलो थाने। तुम्हारे मुसलमान होने का तो जाते ही पोल खुल जाएगा। हम सारी गुफ्तगू पंजाबी में कर रहे थे। पिस्तौल का रुख उसने यूं मेरी तरफ कर रखा था कि कोई दूसरा उसे नहीं देख सकता था। उसने पिस्तौल से मुझे आगे आगे चलने का इशारा किया। हालात का तकाजा था कि मैं खामोशी से उसकी हिदायत पर अमल करूं। सिनेमा घर से निकलकर मैं कोई कमांडो अटैक कर सकता था। बदकिस्मती से उस वक्त मेरे पास चाकू भी नहीं था। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो वो बिल्कुल मेरे साथ लगकर चलने लगा। जीप तक पहुंचने से पहले पहले कुछ कर गुजरना चाहिए था। इंटरवल खत्म होने की घंटी बजी और लोग सिनेमा हॉल के दरवाजों का रुख करने लगे। मैं खामोशी से सड़क क्रॉस करने लगा। मेरा जहन तेजी से काम कर रहा था। हम जीप के करीब पहुंच गए। उसने मुझे आगे बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गया। अपने बाएं हाथ में थाम कर उसने पिस्तौल की नाली मेरी पसलियों से लगा दी और दाएं हाथ से स्टीयरिंग संभाल कर जीप स्टार्ट कर दी। रात के 10:30 का अमल होगा। तिरुचिरापल्ली शहर की सड़कें ट्रैफिक से खाली थी। उसे जीप चलाने, घुमाने और स्टीयरिंग कंट्रोल करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। डायल की सुई बता रही थी कि जीप 35 मील फी घंटा की रफ्तार से जा रही है। शायद पुलिस स्टेशन करीब आ रहा था। जीप की रफ्तार हल्की हो गई। मैं खुद को बिल्कुल बेबस महसूस कर रहा था, लेकिन उसी वक्त कुदरत ने मुझे एक सुनहरा मौका मुहैया किया। एक ट्रक बगली सड़क से निकलकर अचानक सामने आ गया। उसने एकदम ब्रेक लगाई और उसका बायां हाथ जिसमें पिस्तौल था कुदरती तौर पर स्टीयरिंग की तरफ उठा। मैंने दाएं हाथ की शदीद ज़रब उसकी कलाई पर लगाई। पिस्तौल उसके हाथ से छूट पड़ा। मैंने पिस्तौल पर हाथ डाला तो उसने बायां हाथ मेरी गर्दन पर मारा। दूसरी तरफ ट्रक तूफानी अंदाज में हमारे पहलू से निकल गया। जीप का तवाजुन बिगड़ गया था। दूसरे ही लम्हे पिस्तौल मेरे हाथ में था और उसकी नाल एजेंट की गर्दन से लगी हुई थी। मैंने हुक्म दिया, जीप को वापस मोड़ो। उसने जीप
जीप खामोशी से मोड़ ली, मगर बहुत जल्द सड़क के किनारे ले जाकर रोक दी और बोला, तुम पुलिस की जद से नहीं बच सकोगे। मेरे साथी जो सिनेमा में मेरे साथ खड़े थे मेरे खुफिया इशारे पर थाने खबर कर चुके हैं और वो लोग तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे, इसलिए बेहतर है कि खुद को मेरे हवाले कर दो। मैंने जवाब देने की बजाय ट्रिगर दबा दिया। एक धमाका हुआ, गोली उसकी गर्दन फाड़ती हुई निकल गई। खून उबल पड़ा और वो स्टीयरिंग पर झुक गया। मैंने उसे जीप से नीचे गिराया और जीप स्टार्ट करके उसे तूफानी रफ्तार से चलाता हुआ सिनेमा घर के अकब में कोई 1 फरलांग के फासले पर लाकर दरख्तों के नीचे अंधेरे में खड़ी कर दी। पिस्तौल जेब में रखा और जीप से कूद गया। मैं फुटपाथ पर दरख्तों के नीचे अंधेरे में तेज तेज चला जा रहा था। होटल की लॉबी सुनसान पड़ी थी। मैंने अपने लिबास का जायजा लिया। मेरी कमीज पर कॉलर के करीब थोड़ा सा खून लगा हुआ था। मैं गर्दन खुजाने के बहाने कॉलर को हथेली से ढांपते हुए होटल की सीढ़ियां चढ़ने लगा। कमरे में पहुंचकर मैंने कमीज उतार कर कैंची से कॉलर काट डाला, फिर उसे पुर्जे पुर्जे करके फ्लश में बहा दिया। पिस्तौल को खोल कर देखा, उसमें भी गोलियां मौजूद थी। मैंने उसे पलंग के गद्दे के नीचे छुपा दिया और बत्ती बुझाकर खिड़की से पर्दा हटाकर नीचे देखा। होटल का फ्रंट पोर्शन खाली था। मैं बिस्तर पर लेट गया। जहन में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। सुबह इस इंडियन ऑफिसर की लाश और जीप मिल जाएगी। पुलिस इस सारे इलाके की तलाशी के लिए निकल खड़ी होगी। इस सूरत में मुझे पिस्तौल अपने पास नहीं रखना चाहिए। मैं उठ बैठा। उस होटल के पिछवाड़े एक बाग था जो रात के वक्त अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने पिस्तौल को रुमाल में लपेटा और बाग में ले जाकर एक जगह दफन कर दिया। मेरे जहन से एक बोझ सा उतर गया था। रात के 1 बजे के करीब मुझे नींद आई। सुबह आंख खुली तो काफी दिन निकल आया था। नहा धोकर मैं नीचे नाश्ता करने आ गया। ब्रेकफास्ट रूम में एक गैर मुल्की स्याह जोड़ा भी नाश्ता कर रहा था। उसमें किसी सीआईडी ऑफिसर के कत्ल की खबर नहीं थी। अपने कमरे में आकर मैंने रेडियो खोला। अंग्रेजी न्यूज बुलेटिन शुरू हो गया। मैं गौर से सुनने लगा। ये मकामी खबरें थीं। न्यूज़कास्टर बता रहा था कि सिंथिया रोड पर गुज़श्ता रात इंडियन पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर को कत्ल कर दिया गया है। पुलिस सरगर्मी से कातिल को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। ख्याल है कि ये वारदात किसी गैर मुल्की जासूस ने की है। मैंने रेडियो बंद कर दिया। दोपहर को पुलिस के 2 इंस्पेक्टर होटल में आ गए, मगर थोड़ी देर होटल के मैनेजर से बात करके वापस चले गए। होटल के मैनेजर ने अपने होटल को बदनामी से बचाने के लिए पुलिस को रिश्वत दे दी थी। ये बात मेरे हक में अच्छी साबित हुई। मैं पूछगिछ से महफूज रहा। मैं शाम तक अपने कमरे से बाहर न निकला। अब एक नई परेशानी बार बार मेरे दिल में सर उठा रही थी। जिस ऑफिसर को मैंने हलाक किया था उसने सिनेमा की लॉबी में खड़े अपने साथियों को खुफिया इशारे से मेरे बारे में बताया था। गोया उन्होंने मुझे देख लिया था और मेरी यानी कातिल की शनाख्त हो चुकी थी, और अगर उनसे आमना सामना हो गया तो वो मुझे फौरन पहचान लेंगे। मैं 2 दिन तक होटल में बंद रहा। दूसरे रोज दोपहर के बाद तिरुचिरापल्ली की खूबसूरत सांवली दोशीजा मालिनी अय्यर का फोन आ गया। मैंने उसकी आवाज पहचान ली और खामोश रहा। वो हेलो हेलो करती रही। मालिनी अय्यर मुझे बार बार पुकार रही थी। मैंने आहिस्ता से फोन बंद कर दिया। शाम की हल्की हल्की स्याही शहर की कुशादा सड़कों पर उतर रही थी कि मैं टहलने के लिए सड़क पर आ गया। 2 दिन कमरे में बंद रहकर मैं तंग आ गया था। कमबख्त निकाब पोश एजेंट की जानिब से भी कोई पेशरफ्त नहीं हो रही थी। कम से कम उनकी तरफ से कोई इशारा मिल जाता तो मुझे उस दुश्मन शहर से निजात मिल जाती। मिशन पाम ऑयल नारोमनी के महाज पर तो जैसे मौत का सन्नाटा तारी था। उनकी तरफ से आदमी तो दरकनार, कोई फोन भी नहीं आया था। मैंने सिनेमा वाले शॉपिंग सेंटर की तरफ जाने की बजाय बड़ी मार्केट का रुख किया। मैं फुटपाथ पर कोठियों की दीवार के साथ साथ जा रहा था। खुली हवा ने मुझे एक नई ताजगी का एहसास दिया। खंभों की मरकरी लाइट्स जाग उठी थी। सड़क पर गाड़ियां आ जा रही थी। फुटपाथ पर भी लोगों की आमद और रफ्त जारी थी। लोगों की निगाहों से बचने के लिए मैं कोठियों के दरमियान एक ज़ेली सड़क पर चल दिया। माहन मुझे महसूस हुआ जैसे मेरा पीछा किया जा रहा हो। जब मैं बड़ी सड़क पर आया तो मैंने सुरमई धुंधलके में एक इंसानी जिस्म को कोने वाली कोठी की दीवार के साथ लगे देखा, जिसने मेरे पीछे चलना शुरू कर दिया था। एक बस स्टॉप पर मैं रुक गया कि हो सकता है ये मेरा वहम हो, लेकिन मुझे बस स्टॉप पर रुकते देखकर वो भी फुटपाथ पर रुक गया। मैंने सोचा कि अगर बस आ गई तो उसमें बैठ कर निकल जाऊंगा। अभी मैं इसी उधेड़बुन में था कि एक छोटी एम्बेसडर गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी। मैंने देखा कि तिरुचिरापल्ली की सांवली दोशीजा मालिनी अय्यर अगली सीट पर बैठी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मिस्टर तिवाड़ी, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप किए देती हूँ। उस वक्त ये तमिल दोशीजा फरिश्ता रहमत बनकर आ गई थी। मैं फौरन उसकी गाड़ी में बैठ गया। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। जब गाड़ी उस आदमी के करीब से गुजरी तो उसने घूर कर मुझे देखा। मैंने मालिनी को रफ्तार तेज करने के लिए कहा तो वो मुस्कुरा कर बोली, इतनी जल्दी क्या है, आज कहाँ जा रहे हो? तुमने मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? रिसीवर उठाकर चुप क्यों थे? वो अंग्रेजी जबान में मुझसे सवाल
पर सवाल किए जा रही थी और मैं सामने लगे आईने में पीछे देखने की कोशिश कर रहा था। तारीकी छा चुकी थी, मुझे वो आदमी दिखाई न दिया। हमारे पीछे कोई टैक्सी या रिक्शा भी नहीं था। मैंने इत्मीनान का सांस लेते हुए मालिनी से माजरत चाही और कहा कि मैंने उसकी आवाज नहीं पहचानी थी। वो बोली, मगर मैंने तो फोन पर तुम्हें अपना नाम भी बताया था। मैंने कहा कि मैं इस शहर में परदेसी हूँ, एक फर्म का नौकर हूँ। मैं किसी जज्बाती मामले में नहीं फंसना चाहता, इसलिए फोन बंद कर दिया। मालिनी अय्यर खामोश हो गई। उसने पूछा कि मुझे कहाँ जाना है। मैंने जवाबन कहा कि मैं यूं ही सैर के लिए निकला था। वो जल्दी से बोली, फिर मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें अपना एल्बम दिखाऊंगी, कॉफी बनाकर पिलाऊंगी। मैं उस वक्त किसी गुमनाम मकाम पर कुछ देर छुप कर वक्त गुजारना चाहता था, इसलिए हामी भर ली। वो बड़ी खुश हुई और उसने एक चौक में गाड़ी अपने मकान की तरफ मोड़ दी। मैंने आईने में देखा, हमारे पीछे कोई गाड़ी नहीं थी। ताक़ुब करने वाला गालिबन वहीं रह गया था। मालिनी अय्यर की छोटी सी कोठी चारों तरफ से नारियल और केले के दरख्तों में घिरी हुई थी। गोल पत्थरों की एक छोटी सी रविश जमीन से 3 फुट बुलंद कोठी के बरामदे तक जाती थी। वो मुझे ड्राइंग रूम में ले गई। उसकी सजावट बेहद सादा थी। एक तरफ कोने में तानपुरा रखा हुआ था। ताक में विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने दिया रोशन था। ये लोग वैष्णु होते हैं। उसने डेक का बटन दबा दिया। स्पीकरों में से धीमी मगर गूंजदार आवाज में सितार की धुन उभरने लगी। मैंने उसे पूछा, क्या वो इस घर में अकेली रहती है? वो मुस्कुराकर बोली, नहीं, मैं अपने डैडी के साथ रहती हूँ। मेरी मम्मी का इंतकाल हो चुका है। मैंने पूछा, वो बच्चा किसका था जिसको प्राम में बिठाकर तुम उस रोज बाग की सैर करवा रही थी? उसने कुछ शर्माते हुए कहा, वो मेरी बड़ी दीदी का बच्चा था। वो रामेश्वर से मुझे मिलने आई थी। 2 रोज हुए वापस चली गई है। ठहरो, मैं तुम्हें डैडी से मिलाती हूँ। वो पर्दा उठाकर दूसरी तरफ चली गई। मैं सर सोफे से टिकाकर इत्मीनान से बैठ गया। फजा में लोबान की महक रची हुई थी। डेक से सितार की आवाज मुंतशिर हो रही थी। मान सामने वाले दरवाजे का पर्दा हटा और मालिनी के साथ एक उधेड़ उम्र का दुबला पतला सांवला सा इंतहाई तेज आंखों और ज़हीन नकूश वाला हिंदू नमूदार हुआ। वो जनूबी हिंद के वैष्णु हिंदुओं वाली सफेद धोती कुर्ते में मलबूस था। मालिनी ने डेक बंद करते हुए अंग्रेजी में मुझसे अपने बाप का तारुफ करवाया और मेरे बारे में अपने बाप को बताया। उसके बाप का नाम कृष्ण अय्यर था। वो मुझसे हाथ मिलाए बगैर मुस्कुराता हुआ मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गया। मालिनी भी उसके साथ ही बैठ गई। उसके बाप ने मालिनी की तरफ देख कर कहा, बेटी, मिस्टर तिवाड़ी के लिए कॉफी बनाओ। मालिनी उठी और दूसरे कमरे में चली गई। अब उसके बाप ने मुझसे बात शुरू कर दी। वो मुझसे सवाल पर सवाल करने लगा। मेरी जात क्या है, किस तिवाड़ी खानदान का हूँ, मेरी कितनी बहनें हैं, अब तक शादी क्यों नहीं की, माँ बाप कहाँ रहते हैं, वगैरह वगैरह। साफ जाहिर था कि मालिनी अय्यर ने अपने बाप से खुलकर कह दिया था कि वो मुझसे शादी करना चाहती है और उसका बाप मुझसे इस सिलसिले में जरूरी पूछगिछ कर रहा था। शायद इसलिए मालिनी मुझे बार बार अपने घर बुला रही थी। मैंने अय्यर को अपनी नकली जात और गोद के बारे में हिंदू जात पात के मुताबिक जवाब दिए, जिससे ये बात वाज़ेह हो गई कि मेरा ताल्लुक पंजाब के एक आला हिंदू घराने से है। मालिनी का बाप बेहद खुश हुआ। मैंने गुफ्तगू का मौजू बदलने के लिए मालिनी के बाप से पूछा कि वो कौन सा बिजनेस करते हैं। अय्यर अपने गंजे सर को खुजाते हुए बोला, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, पुलिसमैन हूँ। अगर मुझे नाजुक से नाजुक हालात में अपने जज्बात और हवास पर काबू पाने की ट्रेनिंग न मिली होती तो यकीनन मैं चौंक कर उछल पड़ता, मगर मैं अपनी जगह पर जमकर बैठा रहा और चेहरे की मसनूई मुस्कुराहट भी कायम रही। मालिनी का बाप मिस्टर अय्यर पुलिस में एसपी था और अभी सर्विस में ही था। मालिनी आ गई। उसके पीछे एक मद्रासी नौकर था जिसने कॉफी की ट्रे उठा रखी थी। मालिनी की साड़ी से अब एक नए परफ्यूम की महक उठ रही थी। नौकर कॉफी रख कर चला गया तो मालिनी कॉफी बनाने लगी। मैं अब वहां से भागने की फिक्र में था। अगरचे मालिनी का पुरकशिश चेहरा और जादूगर खुशबू मुझे जकड़े हुए थी, लेकिन मेरा एक पुलिस ऑफिसर के सामने बैठे रहना खतरनाक साबित हो सकता था। लेकिन कॉफी की एक प्याली पिए बगैर वहां से जाना गैर शाइस्ता बात थी। मालिनी ने कॉफी की प्याली मेरी तरफ बढ़ाई। उसकी शरबती आंखों में दिलावेज मुस्कुराहट थी। मैंने भी मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया और कॉफी पीने लगा। उसका डैडी अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखकर बोला, बेटी, खबरों का वक्त हो गया है, जरा टीवी खोल देना। मालिनी ने टीवी ऑन कर दिया। उसके डैडी ने मेरी तरफ माजरत आमेज नजरों से देख कर कहा, सॉरी मिस्टर तिवाड़ी, एक पुलिस ऑफिसर के नाते मुझे अपने फराइज से हर वक्त चौकस रहना पड़ता है। दरअसल 2 रोज पहले पंजाब से आए हुए हमारी सेंट्रल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिसर का खून हो गया था। तुमने अखबार में पढ़ा होगा। वो हमारी दरखास्त पर तिरुचिरापल्ली में एक खास मुहिम पर आया था। मालिनी ने कॉफी के कप में चम्मच हिलाते हुए पूछा, डैडी, उसका कातिल अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? आपकी पुलिस की तो दूर दूर तक शोहरत है कि कातिल दूसरे रोज ही पकड़ लिया जाता है। मिस्टर अय्यर की नजरें टीवी पर जमी हुई थी जहां साबुन का इश्तिहार दिखाया जा रहा था। वो मुस्कुराकर बोला, बेटी, कातिल कल तक पकड़ा जाएगा। हमें तो ये कोई गैर मुल्की जासूस लगता है जिसको हमारा ऑफिसर गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जा रहा था, मगर रास्ते में ही उसे कत्ल करके फेंक दिया गया। मैं अपनी जगह पर किसी बुत की तरह साकित बैठा हुआ था। आप समझ गए होंगे कि मेरी ये हालत क्यों और किस वजह से थी। अय्यर जिस कातिल की तलाश में था वो उसके सामने सोफे पर बैठा कॉफी पी रहा था। टीवी पर एक तीखी आंखों और मोटे होंठों वाली लड़की तमिल जबान में खबरें पढ़ रही थी। 3 मिनट की खबरें थी।
थी। खत्म हुई तो वो सर खुजाकर बोला, टीवी बंद कर दो बेटी, अभी तक मफरूर कातिल का कुछ पता नहीं चला। वो कॉफी की चुस्कियां लेते हुए मुझसे बातें करने लगा। मैं ये मालूम करना चाहता था कि पुलिस ने मेरी गिरफ्तारी के लिए कहां कहां जाल फैला रखा है और उसका तरीकाकार क्या है। चुनाचे पहले तो मैंने ये कहकर के तिरुचिरापल्ली पुलिस की तारीफ की कि साहब इस पुलिस की तो पंजाब में भी धूम है। फिर पूछा कि पुलिस किन किन मकामात पर कातिल को तलाश कर रहे हैं। मालिनी का बाप एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर था। उसने मुझे सिर्फ इतना ही बताया कि पुलिस ने कातिल की खोज में सिनेमा वाले शॉपिंग सेंटर के इर्द गिर्द खुसूसी टीम छोड़ रखी है। मैंने जानबूझकर सवाल किया कि पुलिस तो कातिल की शक्ल से ही वाकिफ नहीं है, फिर वो उसे कैसे गिरफ्तार करेगी। अय्यर ज़ेरे लब मुस्कुराया और कॉफी की प्याली मेज पर रख दी। सफेद बेदाग रुमाल से अपने होंठ पूंछे और बोला, हमारी बड़ी गुड लक हुई है कि हमारा ऑफिसर कातिल को सिनेमा की लॉबी में से गिरफ्तार करके बाहर ले जा रहा था तो उसके साथियों ने उसे देख लिया था और हमारे ऑफिसर ने खुफिया इशारे में उन्हें पुलिस को खबर करने के लिए भी कहा था। लेकिन बदकिस्मती से मकतूल ऑफिसर के साथी आम शहरी थे। वो बर वक्त पुलिस को फोन न कर सके, वरना कातिल उसी सड़क पर गिरफ्तार हो जाता जहां उसने हमारे ऑफिसर को गोली मारी थी। मालिनी भी इस केस में दिलचस्पी ले रही थी। अब मैं बात का मौजू बदलने की कोशिश करता तो मालिनी कोई न कोई सवाल कर देती। कमबख्त को शायद जासूसी नॉवल पढ़ने का बहुत शौक था। उसने अपने डैडी से पूछा, डैडी आपकी पुलिस ने ये कैसे नतीजा निकाला कि कातिल गैर मुल्की जासूस हैं? वो बोली, हमें यकीन है बेटी कि कातिल एक पाकिस्तानी जासूस है। अगरचे मकतूल ऑफिसर इस मिशन पर तिरुचिरापल्ली नहीं आया था, लेकिन उसकी तजुर्बाकार नजरों ने सिनेमा में उस जासूस को पहचान लिया और फिर उसे पिस्तौल दिखाकर अपने आगे लगा लिया। लेकिन वो जासूस कोई जबरदस्त कमांडो है जो हमारे दलेर और तजुर्बाकार सीक्रेट ऑफिसर को कत्ल करके फरार हो गया। बहरहाल कल या ज्यादा से ज्यादा परसों तक हम उसे पकड़ लेंगे। तिरुचिरापल्ली से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों पर पुलिस के दस्ते तैनात हैं। कातिल का हुलिया उन्हें बता दिया गया है, वो हमसे बचकर नहीं निकल सकता। हुलिये के लफ्ज पर तो जैसे एक पल के लिए मेरी धड़कन ही बंद हो गई। अगर उस शख्स को मेरा हुलिया मालूम था तो उसे मुझ पर शक क्यों नहीं हो रहा था? क्या इसकी वजह ये थी कि ड्राइंग रूम में मध्यम रोशनी थी, या ये कि मालिनी के पुलिस ऑफिसर बाप की नजर कमजोर थी, या ये कि वो अपने होने वाले दामाद के बारे में कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि वो कोई जासूस भी हो सकता है। बहरहाल अभी तक उसने मुझे पहचाना नहीं था। अब तो मुझे वहाँ एक एक पल पूरे साल का महसूस हो रहा था। मैंने जल्दी से कॉफी के 2 घूंट लिए और प्याली मेज पर रखकर इजाजत चाहने ही वाला था कि फोन की घंटी बज उठी। मिस्टर अय्यर ने तमिल जबान में फोन पर किसी से बातचीत शुरू कर दी। मुझे सिर्फ एक खतरा था कि अगर वाकई कोई खुफिया पुलिस का आदमी मेरा पीछा कर रहा था तो उसने जरूर महकमे को फोन कर दिया होगा कि कातिल फुला सड़क के बस स्टॉप से किसी लड़की की गाड़ी में बैठकर फरार हो गया है। और अगर उस वक्त महकमे का कोई ऑफिसर यही बात मालिनी के बाप को फोन पर बता रहा है तो वो जब फोन बंद करके मालिनी को यही बताएगा तो उसे फौरन मालूम हो जाएगा कि बस स्टॉप से तो उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया था। इंतहाई आसाब शिकन खड़ी थी। मालिनी के बाप ने बात खत्म करके रिसीवर रख दिया। मालिनी ने अपने बाप से अंग्रेजी में कहा, डैडी आप उस प्लॉट को बेच दें, बैंक से मजीद कर्जा लेकर मकान बनाया तो उसकी किस्तें नहीं उतार सकेंगे। मैंने सुकून का गहरा सांस लिया। ये हम सब की खुशकिस्मती थी कि फोन पर मालिनी का बाप किसी से अपने नए प्लॉट पर मकान बनाने के बारे में बात कर रहा था। इसका मतलब था कि कोई शख्स मेरा ताक़ुब नहीं कर रहा था। ये महज मेरा ख्याल था। मैंने इजाजत चाही तो मालिनी के बाप ने पूछा, बेटा तुम कब वापस जा रहे हो? मैंने कहा, अभी कुछ रोज तिरुचिरापल्ली में ही रुकना पड़ेगा। वो बोला, हमें अपने घर का एड्रेस दे दो, हम तुम्हारे पिताजी को खत लिखना चाहते हैं। बूढ़ा बहुत संजीदा था। मालिनी उठकर डेक के पास चली गई। मैंने मालिनी के बाप का हाथ थामकर पुरएतमाद लहजे में कहा, आप फिक्र न करें, पिताजी आजकल दार्जिलिंग गए हुए हैं। जो ही वो वापस आ गए मैं आपको खुद आकर एड्रेस दे जाऊंगा। वो मुस्कुराता हुआ उठा, मेरे कांधे पर हाथ रख कर बोला, जीते रहो, भगवान तुम्हें सुखी रखे, अब आते रहना यहाँ, ये भी तुम्हारे पिताजी का घर है। मैंने सोचा खुदा बचाए ऐसे पिताजी से जिसने मेरी गिरफ्तारी के लिए शहर भर में पुलिस और खुफिया पुलिस के आदमियों का जाल फैला रखा था। मालिनी मेरे साथ कोठी के गेट तक आई, बोली, मैं तुम्हें होटल तक छोड़ाती हूँ। लेकिन अब मैं ये खतरा मोल लेना नहीं चाहता था, क्योंकि पुलिस और CID के आदमी मालिनी को जरूर जानते होंगे। अगर उन्होंने मुझे उसके साथ देख लिया तो मेरा गिरफ्तार हो जाना यकीनी था। चुनाचे मैंने बहाना बनाया कि मैं पैदल चलना चाहता हूँ। साथ ही उसे ये भी बता दिया कि मैं कुछ दिनों के लिए मद्रास जा रहा हूँ, ताकि वो ना तो मेरे होटल आए और ना ही मुझे फोन करे। मैं अब उससे दूर ही रहना चाहता था। मेरे लिए अब कृष्णा होटल में रहना भी शदीद खतरे का बायस था। लेकिन मिशन पाम ऑयल नारोमनी वालों ने मुझे उस होटल का पाबंद कर दिया था। उनकी तरफ से कोई कॉल भी नहीं आई थी कि मैं उन्हें इत्तला करके किसी दूसरे होटल में चला जाता। मैं उसी होटल में कयाम करने पर मजबूर था। मैं मालिनी को नमस्कार कहकर चल दिया।
कुछ दूर चलने के बाद मैंने पलट कर देखा। कोठियों की कतार दूर तक सुनसान थी। कोई शख्स मेरा पीछा नहीं कर रहा था। ये वीरान सी सड़क थी। कुछ फासले से ढलानी छतों वाली कोठियां बनी थी। उनमें रोशनियां हो रही थी। कोई कोठी ऐसी नहीं थी जिसके अहाते में नारियल के दरख्त न झूम रहे हों। जहां से गुजरकर मैं बड़ी सड़क पर आया तो वहां खासी चहल पहल थी। दोनों जानिब इमारतों में दुकानें और स्टोर खुले थे। साड़ी पोश हिंदू औरतें तिलक लगाए घूम फिर रही थी। मुझे मालिनी के माथे पर लगा हुआ सुर्ख तिलक याद आ गया। ये तिलक उसकी सांवली पेशानी पर रात के वक्त शोले की साकित लौ की तरह लग रहा था। ये वैष्णु तिलक था। जनूबी हिंद की वैष्णु हिंदू औरतें गोल बिंदिया नहीं बल्कि शोले की तर्ज का सुर्ख तिलक लगाती हैं। जू होटल करीब आ रहा था, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मेरी रफ्तार भी आहिस्ता हो गई थी। होटल से कोई 50 कदम के फासले पर एक बस स्टॉप था। मैं उसकी ओट में हो गया। होटल के बाहर खामोशी थी। किसी वक्त कोई गाड़ी आकर दम भर को रुकती और सवारी उतार कर वापस चली जाती। 2-4 साड़ी पोश तमिल औरतें अपने बच्चों के साथ होटल की तरफ जाती हुई वहां से गुजरी तो मैं उनके साथ हो लिया। मैंने उनके और अपने दरमियान इतना फासला रखा कि वो समझे कि मैं उनके साथ नहीं हूँ और दूर से देखने वाला ये समझे कि मैं उनके साथ हूँ। ये औरतें तेलुगु जबान में बातें करती होटल में किसी से मिलने जा रही थी। होटल के दरवाजे से गुजरकर सीढ़ियां चढ़ता मैं अपने कमरे में आ गया। मैंने मजीद 2 दिन कमरे में बंद रहने का प्रोग्राम बना लिया था। अगले रोज दोपहर के बाद कमरे की घंटी बजी। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो सामने वही धोती पोश सांवला दुबला पतला खुफिया मिशन का आदमी खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में एक थैला था। कांधे से छतरी लटक रही थी। उसने नमस्कार कहा और मजीद कोई बात किए बगैर जेब से एक नीला लिफाफा निकाल कर मेरे हवाले किया और खामोशी से वापस चला गया। मैंने दरवाजा बंद करके लिफाफा चाक किया। अंदर से एक जर्द कागज निकला जिस पर अंग्रेजी में चंद हरूफ टाइप किए हुए थे। कर्नल नारूमनी, आज शाम 5 बजे ग्रीन पार्क के गेट पर पहुंच जाना। पाम ऑयल नारूमनी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि इस होटल से तो निजात मिलने वाली थी। उस खत से जाहिर था कि मुझे उसी नकाब पोश फौजी के पास अंडरग्राउंड ले जाया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।